गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, हमने आपको लास्ट टर्न पर पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी क्रम में बच्चों आज हम आपको पढ़ाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए आप, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय लंबवत स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम बताते हैं पहले आपको क्या होती है निरक्षीय लंबवत स्थिति। निरक्षीय लंबवत स्थिति क्या होती है। तो देखिए हम आपको बताएं, ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक बच्चों, ओके। ये आपका द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। हम आपको फिर से एक चीज़ बता दें, अच्छी स्थिति क्या होती है। जो आप अच्छी स्थिति ये होती है कि जब द्विध्रुव के द्वारा जब आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र तो द्विध्रुव के चारों तरफ होता है, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के चारों तरफ होता है। तो एक बार तो हम उसे ज्ञात करते हैं अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति क्या होती है कि जो बिंदु हम लेते हैं ना, वो द्विध्रुव की अक्ष में लेते हैं, द्विध्रुव की बिल्कुल सीध में आप इधर भी ले सकते हैं उस बिंदु को जिस पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, और उस सीध में इधर भी ले सकते हैं आप, ठीक, बिल्कुल इसकी सीध में, यानी कि इसकी अक्ष पर, अक्ष के अंतरिक्ष। और निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि बिंदु इस अक्ष पर ना होकर के अक्ष से बाहर होगा, ऊपर भी हो सकता है, अक्ष से नीचे भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। और हमारा जो टॉपिक है हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो निरक्षीय स्थिति में भी एक विशेष स्थिति है जिसे हम कहते हैं निरक्षीय लंबवत स्थिति। तो ये क्या होती है बच्चों निरक्षीय लंबवत स्थिति। ये होती है बच्चों कि जो आपका बिंदु होगा वो अक्ष पर तो होगा ही नहीं, अक्ष से बाहर होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। निरक्षीय स्थिति में होने के साथ साथ वह बिंदु मध्य बिंदु के बिल्कुल लंबवत होगा। कहाँ होगा बच्चों? पहली बात तो निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु होगा वो अक्ष पर ना होकर के अक्ष के बाहर होगा, अक्ष के बाहर ऊपर भी हो सकता है, अक्ष के बाहर नीचे भी हो सकता है। ये तो हो गई निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय लंबवत स्थिति क्या होती है कि जो बिंदु आप लेंगे निरक्षीय स्थिति में लेकर के वो बिल्कुल मध्य बिंदु, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है बिल्कुल उसके लंबवत होगा, तब हम कहते हैं इस स्थिति को निरक्षीय लंबवत स्थिति, ठीक बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, आप जानते हैं कि प्लस के आवेश का वैद्युत क्षेत्र हमेशा बिंदु से निकलता हुआ होता है बच्चों, देख रहे होंगे आप। जैसे प्लस के आवेश का वैद्युत क्षेत्र E1 माना बिंदु P से निकलता हुआ, ठीक है। माइनस के आवेश का वैद्युत क्षेत्र बिंदु से माइनस की तरफ आता हुआ होता है बच्चों, ठीक है, जो कि मैंने E2 दिखाया है। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और सदिश राशियाँ जब हम सदिश राशियों का और इन सदिश राशियों का परिणामी हमेशा बीच में लिया जाता है। अब आपको सब बीच में क्यों लिया है तो सुनिए, जब कोई दो सदिश राशियाँ किन्हीं दो भुजाओं पर निरूपित हों तो वे दो भुजाएं एक समांतर चतुर्भुज के संगत भुजाएं मानी जाती हैं, समांतर चतुर्भुज के संगत। और उनका परिणामी जो होगा, मतलब ये आपका वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 है ना, इन वैद्युत क्षेत्रों का जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा, जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, वो हमेशा चतुर्भुज के विकर्ण पर लिया जाता है। किस पर लिया जाता है? विकर्ण पर, ठीक बच्चों। इसलिए ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए मैंने जो रेखा ली है वो बिल्कुल दोनों वैद्युत क्षेत्रों के बिल्कुल बीच में ली है, ठीक है। और ज़्यादा इससे ज़्यादा बच्चों मैं यहाँ पे आगे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। आगे चलिए, देखिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल के परावर्तक वाले माध्यम में रखा है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय लंबवत स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव माइनस का आवेश, ये प्लस का आवेश, ये आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से r दूरी पर जो निरक्षीय लंबवत स्थिति में बिंदु P है, ठीक है बच्चों, जैसा कि थ्योरी में बोला गया है। अब हम आपको बताते हैं, ये लंबाई L है, ये R है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, उस सूत्र से हमने ये भुजा की लंबाई निकाल ली है। अंडरवुड के अंदर r² प्लस L², जितनी ये होगी उतनी ये होगी, क्योंकि आपका जो बिंदु P जिस पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के
लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक बच्चों, एक बात और बता दें, ये कोण में थीटा माना है तो ये भी थीटा होगा संगत कोण से, ठीक है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा एकांतर कोण से। दोनों वैद्युत क्षेत्रों के बीच टोटल कोण थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा। ये इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ई। अब आप आगे चलते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि ये वाला आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों, सूत्र E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पे होता दूरी का वर्ग, तो बिंदु आवेश Q से बिंदु P की दूरी कितनी है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी का वर्ग आता है, तो इस जब दूरी का वर्ग करोगे तो इस दूरी का रूट हट जाएगा, तो ये वो दूरी हो जाएगी आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप देखिए दोबारा, E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन, और जब इस दूरी का वर्ग करके रखेंगे यहाँ पर तो इसका रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों अब माइनस क्यू आवेश, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन, और इस रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस दूरी का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब एक बात और बता दें, बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस की वैल्यू क्यों नहीं ली क्यू की, तो हम आपको बता दें, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और इन आवेशों के जो प्लस माइनस होते हैं, प्लस के आवेश का वैद्युत क्षेत्र हमेशा बिंदु से निकलता होता है, माइनस के आवेश का वैद्युत क्षेत्र हमेशा बिंदु से माइनस की तरफ आता हुआ होता है। तो इस माइनस का जो आवेश है, इसका जो माइनस है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लुप्त हो जाता है। ठीक बच्चों, इसलिए हम माइनस नहीं लेते हैं। आगे चलें समीकरण 1/2 से। बच्चों देखेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए E1 बराबर E2 हो जाएगा। बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों यहाँ पर टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, प्लस के आवेश का वैद्युत क्षेत्र और माइनस के आवेश का वैद्युत क्षेत्र, यानी कि टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, E1 और E2 दोनों ही सदिश राशियाँ हैं, और सदिश राशियों का परिणाम ज्ञात करने का एक सूत्र अलग से है। हम आपको बता दें, हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, आपको याद हो तो, जब दो सदिशों का परिणामी निकालना हो तो ये सूत्र होता है R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये सदिशों के परिणामी का सूत्र है बच्चों। तो यहाँ पर मुझे ये E1 और E2 दो सदिश राशि हैं, यानी दो वैद्युत क्षेत्र हैं, मुझे इनका परिणामी निकालना, कुल निकालना है। तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग बच्चों कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर अंडर के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, और दोनों वैद्युत क्षेत्रों के बीच कोण कितना, थीटा थीटा 2 थीटा। ठीक बच्चों, अब आप जानते हैं E1 बराबर क्या आपका E2 है, तो आप जहाँ भी इस सूत्र में E2 दिख रहा है उन जगहों पे E1 कर देंगे। तो E2 की जगह पे E1 और E2 की जगह पे E1, तो जो हो जाएगा E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, और फिर E1 इंटू E1 2E1 स्क्वायर। 2E1 स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा बच्चों। तो देखिए आप आगे चलते हैं, तो E बराबर रूट के अंदर 2E1 स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र खोलेंगे बच्चों हम, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कट जाएगा। ठीक बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा। E1 स्क्वायर का रूट E1 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो E1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो cos हो जाएगा। मेरे बच्चों E1 और cos थीटा के मान मैं आगे से जो मैंने अभी आपको दिखाया है, देखो E1 का मान 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये E1 का मान है बच्चों। और cos थीटा का मान देखो यहाँ से निकाला, cos थीटा, ये थीटा है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो छोटी L बटे इस अंडूर के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये cos थीटा का मान है। ये दोनों ही मान बच्चों मैं यहाँ पे लाके E बराबर 2E1 cos थीटा में रख दूँगा। 2E1 का मान 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन रूट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो 2 और Q और L मल्टीप्लाई होकर 2QL हो जाएगा बच्चों, और R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर तो 1 है यहाँ पर, और इस R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर
रूट चढ़ा हुआ तो इसकी पावर 1/2 होती है, तो इसकी पावर 1/2 और इसकी 1, ये जुड़ के टोटल पावर 3/2 हो जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 के बराबर इंटू 2ql बट्टे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर 3/2। हम आपको बता दें बच्चों, l बहुत छोटा होता है r की अपेक्षा। मैं आपको फिर बता दूं कि द्रव्य की जो लंबाई होती है वो उस दूरी से बहुत कम होती है जिस दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ठीक बच्चों, तो जो l अर्ध लंबाई है और जो r से बहुत छोटी होती है, तो l स्क्वायर और भी छोटी होगी r स्क्वायर से, इसलिए हम l स्क्वायर को छोड़ देंगे बच्चों। तो l स्क्वायर को छोड़ेंगे, यहाँ से आप देखिए l स्क्वायर को हम छोड़ेंगे, तो r स्क्वायर पर पावर कितनी है 3/2। ठीक है, 2 से 2 हट जाएगा तो ये r पे पावर 3 हो जाएगी। तो आपका कम्प्लीट हो तो ई बराबर 1/4πε0 के इंटू p/r3। निर्वात वायु के लिए के बराबर 1 होता है बच्चों, ई बराबर 1/4πε0 इंटू p/r3। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसे आप याद कर लेना। ठीक बच्चों, ओके।